इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चरण। गाइस, आज मैं आपको यूपी टेट 2016 का हिंदी का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में मैं 15 तक करवा चुकी हूँ, आज मैं आपको 16 का करवा रही हूँ। ठीक है, इसलिए एक एक सन का आपको करवाया जा रहा है, क्योंकि एक एक सन का आपको करवाना है, ताकि आप 10-10 मिनट का वीडियो आप देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है ना उसको, क्योंकि और एक ही बार अगर हम पूरे सन का करवा देंगे तो आप भी देख के बोर हो जाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए एक एक सन का करवाने से आपको एक एक सेट तैयार किया जा रहा है, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़कर और एग्जाम में अच्छे से पास हो सकें। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम आपका टेट और का आने वाला है जो जुलाई में, इस वजह से आपको अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। तो आप एक एक सेट के पेपर को पढ़िए, समझिए और एग्जाम में अच्छे से नंबरों से पास होइए। चलिए, आज आपका 2016 का पेपर है। ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको पता है उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग जो आगे लगे हुए समझो, ठीक है ना, जो शब्दांश आगे लगे होते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं, और जो पीछे लगे रहते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रत्यय होते हैं। यहाँ पे देखिए अभ्यागत, ठीक है, इसके ऑप्शन जो दिए रहते हैं अभ्य, अभि और अभ्या। तो अभ्यागत का सही उपसर्ग क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। देखिए, अभ्यागत जो शब्द बनेगा अभिधन आगत, ठीक है ना, अभिधन आगत से मिलकर अभ्यागत शब्द बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी अभिधन आगत से मिलकर जब शब्द बनेगा तो इसका उपसर्ग कौन सा होगा, अभि हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। रमणी कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना, रमणी कौन सा प्रत्यय। ऊपर आपका उपसर्ग पूछ दिया, नीचे आपका प्रत्यय पूछा। उपसर्ग वो शब्दांश जो आगे लगेंगे और पीछे लगने वाले प्रत्यय हो जाते हैं। अब यहाँ रमणी का प्रत्यय पूछा है, ऑप्शन दिया अनि, ई, रम और ई। ठीक है, डी। तो कौन सा होगा। देखिए, रमणी को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ठीक है, रम धन अनि, ठीक है ना, तो म में हलंत लगेगा, तो जो अनि शब्द लग के रमणी बनेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय अनि हो जाएगा। ठीक है, अब है आपका बोरो सब रघुवंश कुठार की थार में 12 बजी सरथई बाण की आयु उड़ाव के लक्षण लक्ष करो अरिया समर तदी। इन काव्य में कौन सा रस है। इसमें रस पूछा है कि इन पंक्ति में कौन सा रस है। ठीक है, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस और वीर रस, ये आपका आंसर में से। इसमें देखिए रौद्र रस है, कौन सा रस है, रौद्र रस। अगर इसका ये पूछ दे इस रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्या होगा, इसका स्थायी भाव क्रोध। ठीक है ना, अगर स्थायी भाव पूछता है तो क्रोध होगा। लेकिन क्योंकि आपको चीज जानना चाहिए कि एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, रौद्र रस। ठीक है, श्री गुरु चरण सरो रज निज मन मुकुर सुधार, ठीक है ना, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। इस पंक्ति में दोहा है, सोठा है, रोला है, बरवे है। क्या है ये, आपको ये बताना है ये क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या होता है, फिशम यानी कि ऊपर वाली, ये ऐसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे होगा। ठीक है ना, लेकिन नहीं, मतलब ऐसे काउंटिंग होती है ना, होगा एक ये हो जाएगा वाक्य और एक ये हो जाएगा 2 3 4। लेकिन इसमें क्या है, इस वाक्य में और इस वाक्य में, ठीक है ना, 13 मात्राएं होनी होती है, और इसमें और इसमें 11 होती है। तो वो क्या होता है, वो दोहा में होता है, यानी कि 24 होगा। ठीक है, विषम परिस्मतक संख्या में, यानी कि ये पहले में और तीसरे में 13 और ये 11। जैसे देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा हो गई आपकी। ठीक है ना, और ये 11 हो जाएगी इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो यानी कि ये 13 ये 11, ये 13 11, यानी कि ये आप इस तरह से ना करके इसी विषम उसमें करेंगे तो आपका हो जाए। तो ये किस में होता है, दोहा में होता है। तो दोहा आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आता है वाक्य शुद्ध है। अब इसमें से कोई एक वाक्य शुद्ध है, सही है, और बाकी 3 गलत है। मोहन और गीता गा रही है, ठीक है, नहीं, एक मोहन क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, और गीता स्त्रीलिंग हो जा रहा है। तो भी गीता और मोहन गा रहा है, ये भी गलत है। मोहन और गीता गा रहे हैं, और मोहन और गीता गा रही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है, मोहन और गीता गा रहे हैं, क्योंकि 2 लोग हैं तो गा रहे हैं। ठीक है ना। अब 6 नंबर का जो क्वेश्चन है,
चराचरम जगत में कौन सा समास है? चराचरम जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है कमधारय समास? तो आपको हमेशा से ये हम आपको बताते रहते हैं कि हमेशा आंसर याद रखा कीजिए, ताकि आपको 4 ऑप्शन में देखने की क्या, अब एक एक ऑप्शन देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, टाइम भी लगेगा और इतना समय नहीं रहता है एग्जाम में। तो आपको ऑप्शन सही से, जैसे आप देख लीजिए चराचरम में क्या, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, दोनों ही प्रधान है। जब पूर्व पद उत्तर पद प्रधान है, यानी कि चरा और चरम दोनों ही प्रधान है, तो ये किस समास में होता है? ये द्विगु समास में होता है, ठीक है ना। जब ये आपको बात पता है कि वो आप पहचान गए पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान है, तो किस में होता है? द्विगु समास में। अब द्विगु समास में आप ये होता है, हमेशा से ये पढ़ा जाता है बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, ऐसे नहीं, हमेशा योजक चिन्ह नहीं लगा रहता है, ठीक है। बिना योजक चिन्ह के भी जो शब्द होते हैं, बस इसमें ये ध्यान रहता है पूर्व पद उत्तर पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं सब, ठीक है, इसके एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है, उस तरह से ये होता है द्वंद्व समास, ठीक है ना। अब है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। शब्द का जब अर्थ हम स्पष्ट करते हैं, उसका व्याख्या करते हैं, तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयोग है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो हम किसी भी शब्द का जब वाक्य प्रयोग करते तभी तो उसका हमको सही से उसका अर्थ समझ, कोई भी शब्द ले लेंगे आप उसका अच्छे से वाक्य प्रयोग कर देंगे तो उस वाक्य प्रयोग से उस शब्द का अर्थ अच्छे से हमको समझ में आ जाता है। इसीलिए शब्द निर्माण के लिए हमको वाक्य प्रयोग का सही सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका सही है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो जब भी नहीं वाला क्वेश्चन होता है तो इसका मतलब जो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, 3 होगा 1 नहीं होगा, ये होगा। तो देखिए इसमें क्या है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति की है, मॉन्टेसरी भी है, ड्रैकाली भी है, तो कौन सा नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन जो है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है? जो बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में, क्योंकि उसकी जब मातृभाषा में ही दी जाएगी तो उसको अच्छे से समझ में आएगा, वो जल्दी से कैच कर लेगा। इसीलिए ये बात किसका मानना है कि कौन कहा ये बात? बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, महात्मा गांधी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या उपयुक्त नहीं है? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अभिकृति नहीं, कक्षा विनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, कक्षा विनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। देखिएगा ये आपके यूपी टेट 2016 के ये आपके 10 क्वेश्चन, ठीक है ना, है आपके, जिसको मैंने आपको व्याख्या से अर्थ से आपको समझा दिया। क्यों? इसलिए कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया अभ्यागत, तो अभ्यागत को क्या का उपसर्ग क्या होगा, तो अभ्यागत किन किन शब्दों से मिलकर बना। जब मैंने आपको बताया कि अभिधन आगत से मिलकर बना, तो आपको ये समझ में आ गया कि अभिधन आगत से मिल, इसका उपसर्ग क्या होगा? अभि। इसी तरह रमणी कौन सा प्रत्यय है? तो रमणी का प्रत्यय कैसे बताया? रमधन अनि से मिलकर रमणी बना, यानी कि इसका अनि हो गया। तो मैंने आपको व्याख्या करके आपको इसलिए बताया है कि आपको जब फटाफट समझ में आ जाएगा और उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो गए और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए गाइस, उसके आगे का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन से अब हम प्रैक्टिस करते हैं और उसको पढ़ते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर चुकी है, उसको व्याख्या करके मैं बता चुकी हूँ। अब उसके आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आनंद कदम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ठीक है, आनंद कदम्बनी का पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? देखिए जहाँ रेड लाइन खींची गई है वो समझ लीजिएगा, वहाँ वो क्वेश्चंस हैं, और ग्रीन का तो ये आपका आंसर है। देखिए बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? जहाँ से ये प्रकाश सब कहाँ से हुआ था? आनंद कदम्बनी मिर्जापुर से, ठीक है ना, मिर्जापुर से हुआ था 1882 में, 1882 में बद्री नारायण चौधरी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा हुआ था? अगर ये क्वेश्चन पूछते कि आनंद कदम्बनी पत्रिका किसके द्वारा रचित पत्रिका है, तो बद्री नारायण चौधरी के द्वारा, और किस सन में? 1882 में। और कहाँ से है? तो मिर्जापुर से। एक ही क्वेश्चन में 3 तरह का बन सकता है कि कहाँ से है, तो मिर्जापुर,
ठीक है। किस सन में? 1882। किसके द्वारा है? तो बद्रीनारायण चौधरी के द्वारा, ठीक है ना। अब आदिकाल की रचना, इसमें जो सही ऑप्शन है क्या आपका? ये यहाँ पे ब्लैक से भी लगा और रेड से भी लगा निशान। आदिकाल की रचना है कौन सा? अखरावट, छत्रसाल, दशक, दीपशिखा, खुमान रासो, ठीक है ना। तो सही आपका आंसर है खुमान रासो। आदिकाल की जो रचना है खुमान रासो दलपति विजय की के द्वारा रचित है, ठीक है ना। कौन सा है? खुमान रासो। सही आंसर खुमान रासो। फिर हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, ठीक है। जो हिंदी जो गद्य पत्रिका शिक्षण की जो है पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है किसके? पूर्व ज्ञान के पश्चात, या प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, या मौन वाचन की। जब हम लोग को टीचर्स की जो भर्ती जो उसमें आप लोग को ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ये बात बताई जाती है, ठीक है ना। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात ही जो है गद्य की, क्योंकि जब प्रस्तावना से ही हमको उस गद्य का निचोड़ पूरा मिल जाता है, उसी से हमको पता चल जाता है प्रस्तावना क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है कौन सा है? ठीक है ना। माटी का फूल, क्षण बोले कण मुस्काए, या आलोक पर्व, या चिंतामणि। ये चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है संग्रह है। कौन सा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। कौन सा? चिंतामणि। अब है राष्ट्रपति कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? यानी कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर, यानी रामधारी जो सिंह दिनकर जो थे वो राष्ट्रवादी कवि थे, ठीक है ना। और उनको उर्वशी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में दिया गया था? तो 1972 में। किस सन में दिया गया था? 1972, 1972 में, ठीक है। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोज का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, या मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष हम कहते हैं मांस रहित भोजन। किसको कहते हैं? मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। शहद शब्द है क्या तत्सम शब्द है, कि तद्भव शब्द है, कि देशो शब्द है, कि आगत शब्द है? तो शहद जो शब्द है ये आपका आगत शब्द है। अब आगत शब्द आप समझ में है क्या होता है? जो विदेशों से आए हुए जो मूल शब्द जो होते हैं ना, जो इसको जिसकी प्रधानता भारत में दी गई है उसी को आगत शब्द कहते हैं। वहाँ के शब्द और यहाँ पे इसको प्रधानता दी गई है तो उसी के वो आगत शब्द हो गए। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। तो वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री के, ठीक है ना। ये सही ऑप्शन स्त्री है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु का, शिव का, सूर्य का, कामदेव का। तो मुकुंद जो है विष्णु का पर्यायवाची है। इनका क्या होता है? दामोदर, केशव, हरि, विष्णु, ऐसे सब है इनका पर्यायवाची है। काहे रे नलनी तू कुम्हलनी तेरे ही नाली, सरोवर पानी पंक्ति की रचनाकार कौन है? जैसी की, रैदास की, कबीर की, कि दादू की? रैदास की है, ठीक है ना। ये आपके थे क्वेश्चन 10, ठीक। आप इनके भी क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। आनंद कदामिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्जापुर से, 1882 में। आदिकाल की रचना अखरावट, छत्रसाल, दशक, दीपशिखा, खुमान रासो के द्वारा, ठीक है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावन प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पूर्व। तो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है कौन सा? चिंतामणि। फिर राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया? 1972 में। निरामिष किसे कहते हैं? तो मांस रहित भोजन को, ठीक है। शहद शब्द है आगत शब्द, क्योंकि भाई तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, आगत, इस तरह सब शब्द होते हैं। इन शब्दों में कौन सा है? ये आगत शब्द। कहाँ के आए हुए? विदेशों से आए हुए, विदेशों के मूल शब्द जो आपके भारत में प्रधानता दी। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री के अर्थ में होता है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है ना। काहेरी नली तुम कोमली तेरे ही नाली, सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? रैदास है। ये आपके 10 क्वेश्चन फिर तैयार हो गए, ठीक है। चलिए गाइस अब आगे का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक मिस्टेक हो गया गाइस कि मैं 10-10 का सेट आपको क्वेश्चन पढ़ा रही थी, ठीक है ना। हो सकता है किसी में आपके एक क्वेश्चन अधिक चले गए हो, पढ़ा दिया गया हो,
तो मतलब 10-10 के भाई इसमें 9 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। आपके टोटल 30 क्वेश्चंस तैयार करवाया गया है, ठीक है ना। तो आपको इसीलिए मैं बता दे रही हूँ कि आप ये वो सोचिए कि इसमें तो 9 ही है, कैसे 30 को, मतलब मैं 10-10 के सेट में हो सकता है किसी में 11 क्वेश्चंस हो गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे का स्टार्ट करते, प्रैक्टिस करते हैं। आपको मैंने 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा दिया, बस एक बार 2 बार आप वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे से आप उसको समझ में भी आ जाएगा, पढ़ भी लेंगे और एग्जाम में अच्छे नंबरों से आप पास भी हो सकते हैं, ठीक है। करपट का तद्भव रूप है, ठीक है, करपट का तद्भव रूप है, कौन सा? कपट का है नहीं, कारपेट का, कपूर का, कपड़ा, ठीक है। तद्भव रूप कौन सा है? कपड़े का वो है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से यानी कि बोलने की दृष्टि से आपके कौन सी, यानी कि बारात बसंत नहीं, बारात बसंत है ये, ठीक है, ये बारात बसंत ये नहीं, यानी कि बारात बसंत ये वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द है। अर्ध स्वर है, कौन सा अर्ध स्वर है? य व इ उ रील री री श, तो कौन सा होगा? य व आपका अर्ध स्वर होगा, ठीक है ना। चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ, ये आप बात हमेशा सुने होंगे, अक्सर लोग कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, ठीक है, वाला मुहावरा। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, जो गलत व्यक्ति होता है अपनी दाढ़ी खुजलाना, ये बात नहीं। अपराधी शंकाग्रस्त रहना, हमेशा जो अपराध करता है वो शंकाग्रस्त में रहता है, क्या परिणाम होगा, ठीक है ना। अपराधी का पहचान हो जाना या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना, क्या होगा? शंकाग्रस्त रहना, ठीक है। जो अपराध करता है उसको अपने परिणाम के बारे में पता रहता है कि सही क्या होगा गलत होगा। एक बार कहीं बात को दोहराते रहना, वाक्य के लिए एक शब्द, कौन सा होगा? आगार, प्राक्तन की पृष्ठकोण की प्रस्तावना, पृष्ठकोण होगा। एक बार जो कहीं बात को दोहराते वाक्य के लिए वाक्यांश जो शब्द होगा, एक शब्द जो होगा क्या होगा? पृष्ठकोण, ठीक है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? बुद्धिहीन की जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति की बुद्धिहीनता की बात हो रही है, विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ किस में आएगा? विशेषण में आएगा, ठीक है ना। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपदान, संबंध, अधिकरण, संप्रदान, यहाँ अलग होने की बात हो रही है। तो यहाँ अलग, जब भी किसी से अलग होने की, किसी चीज से अलग होने की बात होती है वहाँ अपदान कारक होता है। और अपदान कारक से प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्टली ज्यादातर अपदान कारक से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। छत से बिल्ली गिरी तो पेड़ से पत्ते गिरे, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। महौर्मी का संधि विच्छेद है, कौन सा होगा? महतुर्मी नहीं, महाउर्मी नहीं, महाउर्मी ये होगा और महतुर्मी नहीं, ये वाला आंसर आपका सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें ये पूछ देता है ये कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है, नहीं भी पूछता है तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। समष्टि का विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द क्या है? तो क्या होगा? व्यष्टि, ये होगा। गाइस एक बार मैं फिर से रिवीजन कराती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। करपट का तद्भव रूप, ठीक है ना, कपड़ा, इसका तद्भव यानी वो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? कपड़ा, ठीक है ना। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी कि बोलने की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बारात बसंत नहीं, बारात बसंत सही होगा, क्योंकि बारात नहीं बोलते, बारात बोलते हैं हम लोग, और बसंत बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दिया? बारात बसंत, ये गलत है, बारात बसंत, यानी कि हमको एक साथ दो शब्द वाले देख लेते हैं ना, तो यहाँ पे तो इसलिए बारात बोलते हैं, बसंत बोलते हैं, यानी वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द शुद्ध है। अर्ध स्वर है, कौन सा है इसमें? तो यह वह आपका अर्ध स्वर है। चोर की दाढ़ी में तिनकी, मुहावरे का सही अर्थ, तो इन ऑप्शन में से आपका कौन सा? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, ये तो नहीं होता है, ठीक है ना। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ये तो होता है आंसर। अपराधी का पहचान हो जाना गलत है, अपराधी की अपनी पहचान छिपाना ये भी गलत है। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ये बात ऑप्शन आपका सही है। फिर एक बार कहीं बात को दोहराते रहना, वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है ना, तो इसका वाक्य का एक शब्द कौन होगा? पृष्ठकोण, पृष्ठ पेशड़। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किन समूह में आएगा? भाई बुद्धिहीन की बात है तो किसी व्यक्ति की बुद्धिहीनता की बात होगी, तो वहां पे क्या होगा? विशेषण होगा, ठीक है ना, विशेषता बताई जा रही है तो विशेषण होगा। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये छत, यहाँ अलग होने की बात है तो यहाँ अपदान कारक है, अपदान कारक से हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। महर्मी का संधि विच्छेद महाउर्मी होगा, और ये कौन सा संधि है? तो गुण संधि। समष्टि का विपरार्थक शब्द कौन सा होगा? व्यष्टि होगा, ठीक है ना। देखिए गाइस अब इसमें 29 क्वेश्चन है, बाकी किसी में एक क्वेश्चन से अधिक से हो गया होगा, ठीक है। तो आपके 30 क्वेश्चन
2016 का मैंने यूपी टेट के एग्जाम की तैयारी करवा दी। आप इसको पढ़िए और बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास रहेंगे। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।